हेलो बच्चों, विमल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। क्लास 9th के बच्चों के लिए हमने एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की है जिसमें बच्चे हर चैप्टर के साइंस के एमसीक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे और ये सभी एमसीक्यूज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, आपके स्कूल में जो भी पेपर होंगे या आपके फाइनल जो भी एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और ये रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक दो चैप्टर्स पहले भी इसकी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जरूर देख लें। आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। जैसे जैसे आपको आंसर पता हो आप उनके आंसर्स कमेंट में जरूर बताते जाएं। पहला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि an object is thrown vertically upwards with a velocity u। एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछाला गया, फेंका गया। उसने कहा कि ग्रेटेस्ट हाइट h तक हो गया। आपको ये बात बतानी है कि वो जो हाइट है उसका इनमें से किसके साथ रिलेशन है, मतलब किसके इक्वल हम इस हाइट को रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आप देखें जरा कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें गिवन क्या क्या है। आपको एक तो इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है ना। आपको मैक्सिमम हाइट गिवन है जो कितनी दे रखी है, आपको h दे रखी है। फिर इसके बाद आपको एक दिया हुआ है एक्सेलरेशन और हम जानते हैं कि जब भी मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का अपवर्ड होता है, वर्टिकली अपवर्ड होता है तो उसमें एक्सेलरेशन हम माइनस का लेते हैं, माइनस में g के बराबर। तो अब आप यहां पर क्या देखेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहां पर लग रहे हैं। थर्ड इक्वेशन मोशन ही क्यों लगाई अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम एक बार अप्लाई कर दें। जैसा कि हम सब जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है भाई, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन इक्वल टू में 2a है ना। एक बार यहां पर और रह गई वो भी हम देख लें। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ उछालते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट का अपवर्ड मोशन जब भी होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ उछालेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, 0 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा u का स्क्वायर इक्वल टू में 2 माइनस g इनटू में h। h की जगह h आ जाएगा, a की जगह माइनस g आ जाएगा। इधर इतना आ गया हमारा, तो ये कितना आ गया माइनस का 2gh, इससे ये कट जाएगा हमारे क्योंकि 0 में से ये माइनस करोगे तो ये माइनस ही आएगा। तो u स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 2gh। आपको h की वैल्यू बतानी थी तो h की वैल्यू क्या हो गई भाई, u स्क्वायर अपॉन में 2g। और u स्क्वायर अपॉन 2g हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपने भी अगर किसी बच्चे ने इसका जवाब दिया हुआ होगा तो आपका भी कुछ बच्चों का ये आंसर आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप एक बार सभी बच्चे पढ़ लें क्या कहता है आपको। क्वेश्चन में कहता है द मास ऑफ द मून इज अबाउट 0.012 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मतलब मून का जो मास है वो अर्थ के मास का 0.012 टाइम्स है, मींस कम है ना। देखो अगर लिखा होता 12 टाइम्स मतलब वो ज्यादा होता, ये तो 0.012 टाइम्स लिखा है मतलब कम है। साथ ही साथ कहता है इसका डायमीटर जो है वो भी क्या है 0.25 टाइम्स है, मतलब कम ही है ये अर्थ के डायमीटर से। तो कैपिटल जी की वैल्यू आपको बतानी है मून पर कितनी होगी। अब ध्यान से सुने, कैपिटल जी आप सब जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाली बात, नहीं पता तो अब मैं आपको बता देता हूं अगर नहीं पढ़ी आपने तो। कैपिटल जी जो होता है ना इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हर जगह पर कांस्टेंट रहती है, चाहे आप अर्थ पर रहें, चाहे आप मून पर चले जाएं या आप किसी और प्लेनेट पे चले जाएं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम, यानी कि सेम एज दैट ऑन अर्थ। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी आंसर जो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम देखेंगे क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ मून। स्मॉल g की जो वैल्यू है मून पर कितनी होगी आपको ये बतानी है, ग्रेविटी वाली वैल्यू है ना। तो अब देखें जरा ध्यान से, क्या स्मॉल g की जो वैल्यू है उतनी ही होती है जितनी अर्थ पर होती है, या लेस होती है अर्थ पर से, या ज्यादा होती है अर्थ से, या डेली चेंज होती रहती है। तो आप यहां पर देखें हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि g जो है मून पर वो 1/6 होता है g ऑन अर्थ। अगर आप
वर्क नहीं पता तो इसको आप जरूर से जरूर याद रख लें। मून पर जो ग्रेविटी होती है ना, वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है, बहुत कम होती है, यानी कि ग्रेविटी वाला फोर्स वहां पर कम होता है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जैसे हम मून पर अगर जाते हैं तो वहां अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे गड्ढे होते हैं, बहुत बड़े बड़े। मून पर क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। वो क्यों हुए? क्योंकि वहां पर अगर आप हल्का सा भी जंप करोगे आप बहुत ऊंचा उछल जाओगे, इतना ऊंचा कि आप एक जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है इतनी ऊंचाई तक आप चले जाओगे, क्योंकि ग्रेविटी वहां पर क्या है, बहुत कम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड का आंसर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ जाएगा बी। आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ये क्या कहता है? द एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ गैसेस। हम सब जानते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। अब एक बात को समझना है इसको ध्यान से। जैसे ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ के अराउंड क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। हम सब जानते हैं भी एटमॉस्फेयर में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, है ना। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, हमारी बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। अब ये जो गैस है ये अर्थ से जुड़ी हुई क्यों है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो गैसेस है अर्थ से जुड़ी हुई क्यों है? ये इधर उधर तो जा सकती थी, तो रीजन इसका क्या होगा, क्या रीजन होना चाहिए बताओ? कि विंड्स की वजह से, क्लाउड्स की वजह से, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या ग्रेविटी की वजह से। तो देखो भाई, विंड्स का तो इसमें कोई लेना देना मुझे लगता नहीं होना चाहिए, क्लाउड्स का भी कोई रोल नहीं है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। चैप्टर भी हम ग्रेविटेशन वाला पढ़ रहे हैं तो इसलिए ग्रेविटी आंसर आना चाहिए। और दूसरी बात, ग्रेविटी वाला फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ग्रेविटी वाला फोर्स नहीं क्या करा हुआ है, गैसेस को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। पता है अगर ये फोर्स नहीं होता तो हमारा एटमॉस्फेयर भी ना होता। एटमॉस्फेयर ना होने से पता है बहुत सारे नुकसान होते हैं। अर्थ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड रात के समय, और जब दिन के समय होता है, जब सूरज निकल रहा होता है, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इतनी गर्मी कि अर्थ पर सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता है, लाइफ ही ना होती अर्थ पर। तो यानी कि ये आप सोच के देखो एटमॉस्फेयर कितना जरूरी है, और एटमॉस्फेयर को बनाए रखना ये किसका काम है, ग्रेविटी का, यानी ग्रेविटी वाला फोर्स भी कितना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। आपको दिया हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो देखो सुनो, आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। तो ये कह रहा है यूनिट पॉइंट मासेस। यूनिट पॉइंट मासेस का मतलब हो जाएगा m1 और m2 की वैल्यू कितनी ले लेनी है आपने, 1 ले लेनी है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो भी आपने कितना ले लेना है, 1 ले लेना है, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप अगर यहाँ पर वैल्यू रखें, m1 की जगह 1 रख दो, m2 की जगह भी 1 रख दो, d की जगह भी 1 रख दो, सॉल्व कर देंगे तो f किसके बराबर आ जाएगा हमारा भाई, g के बराबर आ जाएगा। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यानी कि d हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन आप एक बार जल्दी से पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, और अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे भी ये लगता है कि हाँ भाई बच्चे वाकई में पढ़ रहे हैं चीजों को और समझ रहे हैं, इसलिए आपसे कमेंट करने के लिए कहा जाता है। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है भाई तो लाइक कर दो। और इस अगर आप ये जो वीडियो है, जो भी मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, अभी मेरी फ्रीक्वेंसी कम है एमसीक्यूज लाने की, पर अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी जल्दी आपके सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी इन एमसीक्यूज क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है ये कि वेट जो है एक ऑब्जेक्ट का एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r इज। अब देखो सुनो, ये कह रहा है कि अगर हम अर्थ के सेंटर में चले जाएं तो वहां पर वेट कितना होगा, है ना। तो देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg के बराबर होता है, सब जानते हैं वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है। दूसरी बात, अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर आप याद रखें g की वैल्यू 0 होती है। अगर आप अर्थ के सेंटर पर चले जाएंगे ना तो ग्रेविटी कितनी होती है वहां पर, 0। यानी अगर हम नीचे, एक बार सुनो, अगर हम नीचे जाते जाएंगे अर्थ के अंदर तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होती रहेगी, और अगर हम ऊपर हाइट पर जाते जाएंगे तब भी क्या होती है, ग्रेविटी डिक्रीज होती जाएगी।
नीचे जाने पर इतनी डिक्रीज हो जाती है कि सेंटर में अगर पहुंच जाएंगे तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m into g, तो वेट भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे कि ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ पर क्या होती है हमारी, जीरो होती है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं डिफरेंट मासेस के, फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग मासेस के हैं, ये ऊपर से नीचे गिर रहे हैं मून के सरफेस पर। तो आपको बताना है इनकी सेम वेलोसिटीज होंगी या डिफरेंट एक्सेलरेशन होंगे या एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड या अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया। तो देखो भी ध्यान से समझना, मून की भी छोड़ो, अभी हम अर्थ की ही पहले बात करें। अगर हम दो अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर हम गिराएंगे, जैसे मान लो पत्थर ले लिया आपने और एक उसी साइज का आपने क्या कर दिया, कॉटन ले ली, रुई ले ली, पता है दोनों को अगर हम एक साथ छोड़ेंगे तो मुझे बताएं नीचे कौन पहले पहुंचेगा, जल्दी से बताएं, दोनों में से पहले नीचे कौन पहुंचेगा। सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने यही सोचा होगा या कहा होगा कि भाई आंसर आएगा इसका पत्थर, यानी कि स्टोन, स्टोन पहले नीचे पहुंचेगा। एक्चुअली में होता ऐसा ही है, लेकिन अगर हम आइडियल कंडीशंस देखें, आइडियल कंडीशन क्या होती है कि देखो दोनों नीचे गिर रहे हैं, दोनों एक साथ ही नीचे गिरने चाहिए थे, वो तो एयर का प्रेशर लग जाता है, हवा, हवा की वजह से रुई जो होती है बेचारी ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर हवा नहीं होती तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरते हैं। यानी आप एक कमरा ऐसा कर दो जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है, वैक्यूम बना दो, बिल्कुल खाली कर दो उसको हवा से, आप देखेंगे दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, सेम। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या इसका आंसर होगा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब g जो है, स्मॉल g की वैल्यू आपको बतानी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखें, पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं इसके बारे में। अर्थ जो होती है हम जानते हैं एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसकी ये जो रेडियस होती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस, और ये जो रेडियस होती है इसको हम बोलते हैं पोलर रेडियस। मतलब ये जो होती है 6421 किलोमीटर होती है और ये 6400 किलोमीटर होती है। मतलब हम अर्थ कह सकते हैं अंडाकार होती है, पूरी गोल नहीं होती। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या कि मम्मी की रोटी गोल गोल है ना, पापा के पैसे गोल गोल, यही सब तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन और हम ये भी कहते हैं कि धरती गोल, सब कुछ गोल, तुम भी गोल, हम भी गोल, ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में अर्थ ऐसे गोल नहीं होती। आपको दिख रहा है कि ये रेडियस क्या होती है, 21 किलोमीटर ज्यादा होती है इस वाले से, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेटर, और इसको हम क्या बोल देंगे, पोल। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि g इक्वल टू क्या होता है भाई, gm अपॉन में r स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू किसके बराबर होती है, gm अपॉन में r स्क्वायर के। यानी यहां से हमें समझ में आता है कि g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। इसका मतलब क्या होता है, अगर रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी तो g की वैल्यू क्या होगी, कम। दोबारा सुनेंगे, r अगर ज्यादा होगा तो g क्या होगा, कम होगा, r अगर कम होगा तो g की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ देखिए 6421 है, मतलब r ज्यादा है, और अगर r ज्यादा है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां से हम इधर गए, अब यहाँ रेडियस तो 6421 थी, यहाँ 6400 हो गई, मतलब रेडियस क्या हो गई, कम हो रही है। और अगर रेडियस कम हो रही है तो g की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यानी इक्वेटर से पोल पर जाने पर g बढ़ता है, यानी इक्वेटर पर g की वैल्यू क्या है, कम है, और पोल पर g की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। यही तो हो रहा है। अब करेक्ट ऑप्शन देखो, पहले में कह रहा है कि सेम होती है दोनों पर, बिल्कुल नहीं होती। लीस्ट होती है पोल पर लीस्ट नहीं, ज्यादा होती है। लीस्ट होती है इक्वेटर पर, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर नहीं, पोल से जब इंक्रीज तो यहां से यहां जाने पर होती है, अगर हम पोल से इक्वेटर पे जाएंगे तो डिक्रीज होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर अगर आए, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, या जो लॉ हमने पढ़ा है, ये किस किस के बीच में लगता है, अर्थ और किसी पॉइंट मास के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, या किसी भी दो बॉडीज के बीच में जिनका कुछ मास है, या एनी टू चार्ज्ड बॉडीज के बीच में। तो इसका तो बड़ा आसान सा आंसर हो जाएगा, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, F = G m1 m2 अपॉन में t स्क्वायर।
यानी कोई भी ऐसी दो बॉडीज जिनका कुछ ना कुछ मास होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर हम आए, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी g इन द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये कहता है g की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, g की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करती है, या अर्थ की रेडियस पर डिपेंड करती है, या मास और रेडियस दोनों पर डिपेंड करती है, या ना मास पर डिपेंड करती है ना रेडियस पर डिपेंड करती है। मैंने आपको अभी बात बताई थी, एक क्वेश्चन जो हमारा आया था उसमें कि g की जो वैल्यू है वो हमेशा हर जगह पर सेम रहती है, चाहे अर्थ में आप कहीं भी चले जाएं या किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, चाहे मून पे चले जाएं, तो यानी या तो ये उसके मास पे डिपेंड कर रहा है ना ही रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें जरा क्या कहता है क्वेश्चन, ये 11 क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो देखो जरा कहता है दो पार्टिकल्स हैं आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। चलो भाई ठीक है, दो पार्टिकल हमने बना दिए, ये रहे कुछ डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, ठीक है, डिस्टेंस d मान लिया हमने। कहता है इफ कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज्ड, डिस्टेंस तो इतना का इतना ही हमने रखा हुआ है, मास जो है हर एक पार्टिकल का डबल कर दिया, क्या कर दिया हमने, दोनों का मास डबल कर दिया। तो कहता है अगर मास डबल कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में कितना हो जाएगा, है ना। तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ये फार्मूला आता है, यानी कि इसका मास आप मान लें m1 है और इसका मास कितना है m2 है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है यहाँ पर। अब इसने कह दिया कि इफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर डबल, अगर दोनों के मासेस को क्या कर दिया जाए, यहाँ पर डबल कर दिया जाए, है ना, तो दोनों के मास को अगर हम डबल कर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, m1 को हम क्या लिख देंगे बताओ, 2m1, मतलब m1 को रिप्लेस कर देंगे 2m1 से, और m2 को भी हम क्या लिख देंगे भाई, 2m2 लिख देंगे। अच्छा अगर कहते हैं कि डिस्टेंस को भी चेंज करा है तो डिस्टेंस भी कर देंगे, पर इसने नहीं करा, तो जब मास आप चेंज कर देंगे तो नया फोर्स निकल कर आएगा, और वो जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा बताओ, इसको F1 कह दो, इसको F2 कह दो, है ना। तो G M1 की जगह आप लिख देंगे क्या, 2m1, और M2 की जगह आप क्या लिख देंगे, 2m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा ठीक करके लिखो, देखो 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4, ये बाहर आ जाएगा। मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ जिससे बहुत इजीली आपसे हो पाएगा। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4G M1 M2 अपॉन d स्क्वायर। अब मुझे एक बात आप बताओ, G M1 M2 अपॉन d स्क्वायर ये किसके बराबर था, F1 के बराबर था ना, तो यहाँ पर भी G M1 M2 अपॉन d स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 लिख सकता हूँ, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये समझ लो, इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दिया हमने, G M1 M2 अपॉन में d स्क्वायर F1 के बराबर था, यहाँ पर भी यही वैल्यू आ रही थी, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया F1, यानी जो नया फोर्स है पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 गुना हो जाएगा। तो बिना किसी डाउट के आंसर इसका आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, आप मुझे कमेंट में जरूर बताते रहें कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट रहता है या कोई भी कंफ्यूजन आपको रहती है, आप मुझसे जब मर्जी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए पढ़े जरा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े, क्या कहेगा ये, इन द रिलेशन f इक्वल टू g m into m अपॉन में d स्क्वायर। देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये वो यही वाला लिखा हुआ है, m1 m2 की जगह कैपिटल M और स्मॉल m लिख दिया, बात तो एक ही है ना, है तो मास ही वो। तो कहता है कि ये जो g है यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या होता है, ये डिपेंड्स करता है स्मॉल g के ऊपर, बिल्कुल नहीं करता। इज यूज्ड ओनली व्हेन द अर्थ इज वन ऑफ द टू मासेस, नहीं, मतलब ये कह रहा है सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एक मास कोई और हो और एक ऑब्जेक्ट क्या हो, अर्थ हो, हमारे ऐसा जरूरी नहीं होता है। ग्रेटेस्ट होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, या सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको करवाया था, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आप अभी के अभी कमेंट में लिखकर बताएं क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए है इसका आंसर, या बी है, या सी है, या डी है, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। फिर अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहता है, जल्दी से पढ़ें इसको भी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज x, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपको दिया हुआ है वो x दिया हुआ है।
ठीक है। कहता है कीपिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अनचेंज, देखो आपके पास मास को चेंज नहीं कर रहे, कहता है डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो आपको बताना है वो कितना होगा, है ना। जिन बच्चों को आंसर पता है कमेंट में आंसर बताएं, बाकी जिनको नहीं पता देखो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, जल्दी से एक बार देखें इसको, क्या इसका आंसर हो जाएगा। आप जानते हो F इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 अपॉन में t स्क्वायर होता है ना। तो कह रहा है अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, इफ डिस्टेंस इज हाफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस केस में? d को हम क्या लिख देंगे? d को लिख देंगे d/2। हाफ अगर हम कर देंगे ना तो d को क्या लिख देंगे भाई? d/2 लिख देंगे, है ना। और ये कह रहा है जो फोर्स है, फोर्स हमारा x के बराबर है, तो मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। खैर जब d हमारा d/2 के बराबर हो गया, तो जो हमारा न्यू फोर्स है F2 यानी कि वो क्या हो जाएगा? अगर ये F1 था तो G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, d की जगह हम क्या लिखेंगे? लेकिन d/2 लिखेंगे। कई बच्चे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं इसमें, वो क्या कर देते हैं? इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं करते, है ना, तो गड़बड़ हो जाती है वो। अब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे आप इसको? ये d²/4 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 4G m1 m2 अपॉन में d²। ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं 4 को अलग लिख दूं साइड में, इसको साइड में अगर मैं ले जाऊं, तो ये G m1 m2 अपॉन में d², ये हमारे किसके बराबर आ रहा है? G m1 m2 अपॉन में d² किसके बराबर है? x के। तो इसको हम क्या लिख देंगे भाई? 4 into x लिख देंगे, तो F2 की वैल्यू क्या होगी भाई? 4x। अब मल्टीप्लाई हटा दो यहां से, ये आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं, थोड़े से और क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे अपने, ताकि हमें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए। अगला चैप्टर कौन से एमसीक्यूज आपको चाहिए अगले चैप्टर के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, फिर मैं उसी की ही वीडियो जल्दी ही आपको ला कर दूंगा। तो आप मुझे बताएं जरूर कि कौन सा वाला चैप्टर आप चाहते हैं कि अगला चैप्टर एमसीक्यूज किसके होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पर? 14 पर। एक एप्पल दिया हुआ है जिसका मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम का एक एप्पल है। फॉल्स फ्रॉम ए ट्री बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सब जानते हैं पेड़ पर से सेब नीचे गिरा, और तभी तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है इसका पूरा जन्म हुआ। आपने पढ़ा हुआ होगा ना कि भाई न्यूटन जो है बेचारा वो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो अचानक से उसके सर के ऊपर क्या है? सेब आके गिरा। यहाँ सेब उसके सर पे आके गिरा, वहां उसका दिमाग चला कि भाई, या दिमाग हिला कि भाई ये सेब मेरे ऊपर ही क्यों गिरा। तो तभी से फिर ये सारा ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चला ना, उससे पहले पता ही नहीं था किसी को भी। खैर, तो कहता है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एप्पल, अगर अर्थ ने एप्पल के ऊपर कितना फोर्स लगाया है? F1 फोर्स लगाया। ध्यान से समझेंगे, अगर अर्थ ने एप्पल के ऊपर F1 फोर्स लगाया है, तो एप्पल जो है वो अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? F2 फोर्स लगा रहा होगा। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ये ऑब्जेक्ट अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, दोनों का अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो आपको क्या बताना है कि F1 F2 जो फोर्स है, F1 ज्यादा होगा F2 से, या F2 ज्यादा होगा F1 से, या F1 थोड़ा सा ही ज्यादा होगा F2 से, या F1 और F2 एग्जैक्टली इक्वल होंगे? तो इसका आंसर बिल्कुल, कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। F1 और F2 दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगता है। ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड किस चीज पर करता है? हम ये बोलेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो मास है वो, सॉरी जो फोर्स है वो सेम लगेगा। ठीक है, जिस फोर्स से अर्थ सेब को अट्रैक्ट कर रहा था, उसी फोर्स से सेब भी क्या है? अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। पर क्या अर्थ सेब की तरफ खींची चली जाती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। आता कौन है बेचारा? सेब आता है, क्योंकि उसका मास क्या है? कम है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो गए, और ऑप्शन नंबर था इसका क्या? डी। 15 क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। 15 क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, ये सभी बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा हुआ होगा, और इसमें एक चीज ऐसा कैसे हो गया? चलो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफेक्ट है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे हूं ऐसे दिया हुआ है टी क्यूब, और आर आपको दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर क्यूब आपको दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और आर क्यूब आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है टी स्क्वायर। ठीक है,
आपको ये बताना है, ये एक्चुअली में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आप लोगों के सिलेबस में इस तरीके से नहीं है। अब एक क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा समझ लो कि इसका जो आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी स्क्वायर यानी टी क्यूब के, यानी कि जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब इसके बाद तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपने ग्रेविटेशन चैप्टर के एमसीक्यूज कई सारे कंप्लीट किए और समझ में भी आप लोगों को अच्छे से आ गए होंगे। आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। आप मुझे कमेंट में जरूर ये बताएं कि अगला जो चैप्टर है वो कौन सा लिया जाए, कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज आप करना चाहते हैं। आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।